नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ख़ास स्थान रखते हैं। उनकी राजनीति की अपनी एक शैली है और रिसेंटली इंदौर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो उनके इसी स्वरूप को भी बताता है। बाहर से आने वाले एक यात्री ने अपनी गाड़ी से एक बॉटल पानी की बाहर फेंक दी। पीछे उनकी गाड़ी थी, वो पहुँचे और विनम्रता से उन्होंने कहा कि साहब, ये सबसे स्वच्छ शहर है देश का और स्वच्छता तभी बनी रहेगी जब हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर इसकी रक्षा करेंगे। अगर आप नहीं फेंकेंगे ये बॉटल तो मेरा तो दायित्व तो है ही, मैं निभाऊंगा, लेकिन अगर आप इस बॉटल को उठाकर डस्टबिन में फेंकेंगे तो आपको भी याद रहेगा विनम्रता से। और इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है उसकी भी मान रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी गलती रिकॉग्नाइज़ की और उस बॉटल को उन्होंने उस यथास्थान यानी डस्टबिन तक पहुंचाया। वो राजनीति की उनकी जो शैली है वो शैली है ठहाकों की, राजनीतिक चातुर्य की, लेकिन वो चातुर्य को भाला नहीं बनाते हैं। वो कभी राजनीति में उन्होंने इस तरह की शैली नहीं अपनाई कि इतना तीखा कर लिया कि उनके नाखून उनके प्रतिद्वंदी के शरीर में धंस गए। वो हंसते ही रहे, चाहे राजनीति के बादल अनुकूल हों या कई बार अनुकूल ना भी हों। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि अनुकूल नहीं है, क्योंकि आज भी वो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चमकता चेहरा है और हर विषय पर वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं राजनीति के जो ऑलराउंडर हैं। चाहे आप उन्हें सिंहस्थ की जिम्मेदारी दे दें, चाहे आप उन्हें पश्चिम बंगाल में ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतार दें, या कोई भी टास्क परफॉर्मर जैसा काम आप उनको दे दें। और यही वजह है कि पार्टी ने उनको दिल्ली में उनकी सेवाएं वो लंबे समय से ले रही है। और कौन जानता है कि फिर उनकी मध्य प्रदेश वापसी हो, जो उनका सबसे प्रिय प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से उनकी अभिन्नता इतनी है कि चाहे कितने थक जाएं, कितनी यात्राएं वो कर लें, लेकिन जो फ्लाइट या जो गाड़ी इंदौर की तरफ आती है उसमें अगर वो सवार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुलाकात करिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व लंबे समय से बड़ी गरिमा प्रखरता से निभाने वाले और 3 से पार्टी को 70+ तक पश्चिम बंगाल में ले जाने वाले जो सेनापति रहे पार्टी के, उसमें उनका बहुत अहम स्थान है। और अभी उत्तराखंड में भी उनका जादू उनके चाहने वाले कहते हैं कि चला। चलिए मुलाकात करिए कैलाश विजयवर्गीय जी से। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर जी। कैलाश जी, राजनीति की जो फिजा है इस समय पूरे देश में, बड़ी एक अलग मिजाज की राजनीति है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ऐसा वैमनस्य इसके पहले नहीं देखा गया। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो मुद्दे भी राजनीति को बहुत एक उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आप कांग्रेस और भाजपा के बीच की राजनीति का एक मेल्टिंग पॉइंट हमेशा रहे। तापमान बढ़ता था, आपका ठहाका उस तापमान को बैलेंस कर देता था। कटुता और उसकी आपने कभी राजनीति नहीं की। लेकिन ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? तू तकार की भाषा हो रही है। हम उनके ट्वीट्स देखते हैं सीनियर लीडर्स के तो सम्मानजनक संबोधन गायब हैं। प्रवक्ताओं को टेलीविज़न पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस तलवार निकलना बाकी है। हो क्या रहा है सर ये? देखिए शरद जी, मैं राजनीति में काफ़ी बचपन से आ गया था। पहले छात्र राजनीति में आया जी, फिर युवा मोर्चे की राजनीति में आया, विद्यार्थी परिषद का मैंने लंबे समय तक काम किया। मैंने देखा अर्जुन सिंह जी को काम करते हुए, श्यामा चरण शुक्ला जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, मैंने पटवा जी को देखा, कैलाश जी को देखा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को देखा, फिर दिग्विजय सिंह जी को देखा, बाबूलाल जी गौर को देखा, उमा जी को देखा। एक लंबी यात्रा राजनीति की हुई है। मैंने देखा कि बहुत तीखे हम प्रहार करें विधानसभा के अंदर, अखबारों में, पर व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हमेशा। मुझे याद है एक बार जब मैं पहली बार विधानसभा में गया, मैं और शिवराज जी हम सब लोग, और मैंने एक भाषण दिया तो बाद में उस समय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो हम मिलने गए। तो वहाँ श्यामा चरण शुक्ला जी, अर्जुन सिंह जी और कृष्णपाल सिंह जी एक हुआ करते थे, पुराने बड़े कांग्रेस के बड़े सीनियर, वो सब बैठे हुए थे। हम गए, हमने सबको नमस्ते किया। तो अर्जुन सिंह जी ने मुझसे कहा कि
आप कहाँ से विधायक हैं? मैंने कहा इंदौर से। बोले हाँ, आज आपने अच्छा भाषण दिया, तो थोड़ा अध्ययन करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ। नहीं अच्छा बोले आप, हालांकि हमारी 12 बजे ही आपने, पर अच्छा बोले। तो ये एक सौजन्यता थी। जी जी। तो ये क्या, ये चीज़ें जो हमने देखी है कि भले हमने उनको एक बार मुझे फिर याद आता है कि मैं विपक्ष में था और नो कॉन्फिडेंस था दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ। मैंने 45 मिनट का भाषण दिया और खूब कटघरे में खड़ा किया दिग्विजय सिंह जी को। रात को 1 बजे विधानसभा समाप्त हुई, बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं बाहर निकला, सामने से आ रहे थे, मैंने कहा नमस्कार किया, तुम कहाँ जाओगे अभी? तो मैंने कहा घर ही जाऊँगा, इंदौर। इंदौर जाओगे अभी? कैसे जाओगे? तो मैंने कहा बस। नहीं, बस नहीं, मैं देखता हूँ। मैं गए, उन्होंने किसी को इशारा किया, गाड़ी आ गई रात को 2 बजे सरकार की, और मुझे इंदौर छोड़ के गई। मतलब मैं जिस आदमी के खिलाफ विधानसभा के अंदर बोला, उस आदमी ने मुझे गाड़ी। तो ये सौजन्यता है हमारे यहाँ कि ठीक है, आप विधानसभा में आपकी भूमिका अदा करिए, बाकी व्यक्तिगत संबंध बना के रखिए। ऐसे बहुत सारे, कैलाश सारंग जी क्या मैंने देखा, दिग्विजय सिंह जी गेट पे खड़े थे विश्वास की शादी में, बोले नहीं वो तो ये सौजन्यता हमारे यहाँ थी। ये सौजन्यता पिछले 5-7 साल में एकदम ख़त्म हुई है बस। और मैं किसी को, व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, पर हाँ, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद जिस प्रकार से 4-5 मंत्री हैं उनके, जो बहुत ही दोयम दर्जे की भाषा का उपयोग करते हैं, उसने एकदम ख़त्म कर दी सब। निश्चित तौर पर कैलाश जी, आपके राजनीतिक करियर पर देखूं तो मेरे ख्याल से 6 बार के विधायक आप रहे। हाँ, 6 बार। और कोई भी चुनाव हारे नहीं आप। ईश्वर की कृपा, जनता प्यार करती है। और 12 साल मंत्री आप रहे मेरे ख्याल। हाँ जी, 10-12 साल का स्पान आपका रहा। जी। इतनी लंबी राजनीति, इस राजनीति में जिसका अभी भी, मैं तो कहूँगा कि अभी भी आपका जो श्रेष्ठ है वो आएगा ही और आना ही चाहिए। इन तमाम चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हुए हमने कभी नहीं देखा कि कभी राजनीति का गुरूर आपके सर चढ़कर बोला हो। क्या आज के जो युवा राजनेता हैं, आप उनको ये भी देखते हैं कि उनके भीतर बहुत सारे समीकरण इस तरह के भी हैं कि बहुत जल्दी दिमाग में चीज़ें भी बैठती हैं, या कई बार वो विक्टिमाइज भी अब अधिक किए जाते हैं, उनका शिकार करने की कोशिश भी उनकी अपनी पार्टी और बाहर से भी, दोनों तरफ से होता है? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा परिवार आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का रहा। जी। मैंने रामचरितमानस, महाभारत, गीता ये बचपन में सुना, पढ़ा, माता पिता को सब पूजा पाठ करते हुए देखा। एक्चुअल में लोगों का डाइजेशन खराब हो गया, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं, पूरे समाज का। जरा सा यश मिलता है और आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, वो समझता है कि मैं तो रामचरितमानस में छुपाई है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। यदि आपको अपयश भी मिल रहा है तो समझ लीजिए समय खराब है, कोई बात नहीं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो ये संस्कार हमें मिले हैं, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो हम कहेंगे कल अनुकूल परिस्थिति आने वाली, ये सोच के प्रतिकूल परिस्थिति को क्रॉस कर देते। इसलिए कोई डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आए तो हम मान के चलते हैं कि भगवान की इच्छा से हुआ है। तो आपको यदि स्वयं का अहंकार नहीं होगा, आप डाइजेशन कर लेंगे यश को, कीर्ति को, पैसे को, धन को, तो आपको जीवन में कभी तकलीफ ही नहीं आएगी। बिल्कुल, ये भी आपकी देखिए 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें कैलाश जी ने कही है। पहली चीज़ तो ये है कि बीते 5-6 वर्षों में मध्य प्रदेश का राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ गया है, और इसका कारण वो कुछ युवा नेताओं की बयानबाजी जो बहुत आक्रामक और मर्यादा की सीमाओं को लांघने वाली है, वहाँ से वो शुरू होता है, फिर अंत कुछ नहीं। और दूसरी चीज़, पाचन शक्ति जो है वो गड़बड़ हुई है पूरे समाज की, उसका रिफ्लेक्शन राजनीति में। इन दिनों जो मध्य प्रदेश में कैलाश जी बड़ा मसला है वो है ओबीसी आरक्षण का, और इस मसले को लेकर जिस तरह की बयानबाजी है, ये फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में मर्यादा का भी उल्लंघन करने वाला एक मसला बनेगा। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आरक्षण संविधान सम्मत व्यवस्था है, जब तक इसकी आवश्यकता है ये रहेगा ही, रहना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये अप्रिय मोड़ों की तरफ गया, अगर ये बहुत एडिक्वेट तरीके से चीज़ें होती, बहरहाल आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले? सरकार आरक्षण के
पक्ष में हैं और सरकार निश्चित रूप से, मैं उस दिन देखा, उस दिन मीटिंग में था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो मैंने शिवराज जी को विचलित होते हुए देखा एकदम कि यार ये कैसे हो गया, आरक्षण तो, और बिना अपन आरक्षण के चुनाव कैसे कराएंगे। तो फिर हमने यही बात की कि भाई ठीक है, आरक्षण अगर घोषित नहीं हो तो हम जो आरक्षण देना चाहते हैं हम पार्टी का आरक्षण मान लेंगे और उतने प्रतिशत हम पिछड़े वर्ग को टिकट देंगे जी। पिछड़े वर्ग का जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं होगा, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसके बिना आप चुनाव करा लो, पर जहाँ जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण पार्टी देगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हम पिछड़े वर्ग को टिकट वितरण में पर्याप्त स्थान देंगे जितना कि उनका हक है। आगे क्या आपको लगता है कि ये मसला विधानसभा चुनाव में भी उठेगा इसी तरह से कि आप वहाँ भी समुचित मात्रा में टिकट दें? देखिए, मैं एक बात बहुत साफ और कहना चाहता हूँ कि चुनाव नंबर्स का विषय होता है। बहुत सुंदर बात कही आप, बिल्कुल ठीक कहा। आपको बहुमत लाना है तो विनिंग कैंडिडेट कौन है? कई बार कार्यकर्ता बहुत अच्छा होता है पर उसकी जीतने की कैपेसिटी नहीं होती। कई कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि यार अपन उसको ना पसंद करते हैं पर यार जीत तो यही सकता है, जीत तो यही सकता है। तो आपको नंबर्स देखना है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कार्यकर्ता नहीं लड़ा पाते। इसीलिए हमारे जो पूर्वजों ने एक व्यवस्था की है अपर हाउस की, वो इसीलिए की थी कि ऐसे लोग जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जो चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव जीतना एक अपने आप में एक अलग कला है, एक अलग व्यक्तित्व है वो। हाँ। चुनाव जीतने वाला, ठीक बात। पर जो लोग राजनीति में रहते हैं वो राजनीति में रहते हुए कई बार उनमें ये योग्यता नहीं होती कि चुनाव जीत सके। बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहते हैं, बड़े डिवोटेड रहते हैं, पर चुनाव जीतने की योग्यता नहीं रहती, तो उनको अपर हाउस में भेजते हैं अपन। इसलिए आरक्षण भारतीय जनता पार्टी में तो कभी भी किसी के हितों का कभी भी संरक्षण नहीं किया हमने। पर ये बात सही है कि जब चुनाव में हम टिकट बांटने बैठते हैं तो ये देखते हैं कि शरद भाई जीत सकते कि नहीं। बोले शरद आदमी बहुत अच्छे आदमी यार, बढ़िया लंबे चौड़े दिखते हैं, पर जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, इम्पोर्टेंट है। बोले यार नहीं जीत सकता तो ये कैमरामैन जीत सकता तो इसको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल आपने बड़ी माकूल बात कही। देखिए, ये चुनाव का एक माहिर रणनीतिकार ही इसको बहुत सलीके से और तरतीब से पेश कर सकता है। इसी पर एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कैलाश जी, 2023 का रण है बहुत दिलचस्प, क्योंकि 2018 ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा मौका पहले आया कि नहीं, मुझे नहीं याद आता, एक आध बार हो सकता आया हो संवित सरकार के समय, कि जब जनता के सामने 5 साल में 2 सरकारें हैं। रिपोर्ट कार्ड उनका 3.5 साल का होगा बीजेपी का और करीब 14-15 महीने का कांग्रेस का, और दोनों अपने अपने खम ठोकेंगे कि साहब हमने ये किया था, हमने ये किया है। ऐसे में शिवराज जी को भी ज़रूरत है कुछ माहिर रणनीतिकारों की। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोगों ने मिलकर पिछला चुनाव भी लड़ा था, ये बात सही है, पर चूँकि नरेंद्र सिंह जी भी दिल्ली में व्यस्त थे तो और हम भी व्यस्त थे, तो आखिरी समय में हैं। पहले जितने भी चुनाव हुए 2003 के समय से, तो हम 2000 में ही 2003 की तैयारी हमने चालू कर दी थी उमा जी के साथ, अनिल दवे जी के साथ। आपको याद हो तो मुझे प्रवक्ता बनाया गया था। मैं प्रतिदिन मेयर होते हुए इंदौर से जाता था और आप लोगों से 11 बजे रोज़ पत्रकार परिषद करता था। तो एक 2 साल पहले से हम लोगों ने एक रणनीति बना ली थी, एक टीम बनाई हमने, किस प्रकार किसका उपयोग कहाँ करना। ये तो एकदम पहले से अगर आपने रणनीति बनाई है और एकदम लास्ट मोमेंट पे आते तो उसमें फ़र्क पड़ता ही है। पिछली बार हम एकदम लास्ट मोमेंट पे आए थे, नरेंद्र सिंह जी और हम सब लोग टिकट वितरण के समय, फिर उसके बाद से लगे हम लोग। सर्वे जो बता रहे थे कि सरकार तो हमारी बन रही है और बहुत अच्छे वोट से बन रही है, तो हम सब भी और कॉन्फिडेंस में थे। पर अब और कॉन्फिडेंस नहीं, हमें मालूम है कि आप कितने भी अच्छे काम करो पर जनता के बीच, जनता के पास जाकर उसकी आवाज़ कान लगाकर सुनना चाहिए। कैलाश जी, एक और बड़ा विषय है जिसको लेकर आप हमेशा हमला करते रहे कांग्रेस पर, वो विषय है परिवारवाद का। रिसेंटली आपकी पार्टी में भी प्रधानमंत्री जी के एक कथित जो पार्टी के भीतर के स्टेटमेंट को लेकर बड़ी चर्चा रही है, लेकिन आपको क्या लगता नहीं है कि ये विषय एक व्यापक डिबेट की भी मांग करता है? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ही आप ही के एक सहयोगी, उन्होंने एक बार हमसे चर्चा में कहा कि इस पर एक नीति बहुत साफ होनी चाहिए पार्टी की, कि नेता पुत्र कहकर आप किसी को किनारे कर दें। उसने 15 वर्ष
20 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष उसने सदस्यता लेकर काम किया है। और जो फैक्टर आपने कहा, फैक्टर ऑफ विनेबिलिटी, जीतने के लिए वो एक मुफीद किरदार है। क्योंकि कल फिर बात होगी कि राज सत्ता वाले जितने हैं आप इनको भी मत देखिए, फिर आप कहिए ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं इनको भी नहीं देंगे, क्योंकि ये भी आपको एक क्या कि नीति का ये सही वक्त है कि आप सिर्फ एक हल्ला मचाकर, या आपको लगता है कि परिवारवाद वाकई इससे बचने की ज़रूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण बड़ा अच्छा हुआ था इसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि यदि परिवारवाद आता है तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। ये एक बहुत चिंतन का विषय, उनकी लाइन मैंने अंडरलाइन करके उस पर सोचा। बात बिल्कुल सही है। यदि आपको डेमोक्रेसी कायम रखना है तो परिवारवाद से बचना होगा। और जहाँ तक हमारे मित्र ने कहा कि इसके ऊपर डिबेट की आवश्यकता है, तो मेरा ऐसा कहना है कि डिबेट तो हर किसी भी चीज़ पर होते रहना चाहिए। जो आज हमको अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल वो ठीक नहीं हो, तो हमेशा डिबेट, चर्चा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? चर्चा ही तो है। अब भाई किसी समय में आप मोबाइल रखते हो, बड़ी लग्जरी। अब मोबाइल लग्जरी नहीं, अब आवश्यक चीज़ होगी। पहले अरे आप एसी में बैठते हो, अब कंफर्टेबिलिटी के लिए आपको एसी कंपलसरी है आपके ऑफिस के अंदर। आपके अधीनस्थ अगर कर्मचारी, स्टाफ यदि कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो उसकी जो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो आप आपके स्टाफ को वो फैसिलिटी देते हैं जिसके कारण वो कंफर्टेबल रहे और आउटपुट उसका अच्छा हो। ये लग्जरी नहीं रही है अब। तो इसलिए समय समय पर मापदंड बदल जाते हैं, इसलिए बहस बहुत ज़रूरी है। कैलाश जी, कांग्रेस के पीछे जिस तरह बीजेपी हाथ धोकर पड़ी है, ठीक है उसमें चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन नितिन जी जैसे आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, नितिन गडकरी जी, वो राजनीति में अपनी एक ख़ास शैली के लिए आपकी तरह वो भी पहचाने जाते। उन्होंने कहा कांग्रेस जरूरी है लोकतंत्र के लिए, पक्ष और विपक्ष। किस तरह आप इसे देखते हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस से ये अदावत इस अंजाम तक पहुंचती चली जा रही? देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल अलग है और कांग्रेस एक आइडियोलॉजी और एक कांग्रेस का फंक्शन एक अलग है। राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को रहना चाहिए, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस रहना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस नहीं रहने से उसके स्थान को भरने के लिए ऐसे दल आ रहे हैं जो कि राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है। जी जी जी, मैं किसी दल का नाम नहीं लूँगा, पर मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि उनको सिर्फ कुर्सी की चिंता रहती है, अपने राज्य, उनका सोच बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, देश बड़ी भाड़ में जाए। हमारा सोचना दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि देश पहले, पार्टी बाद में। अब पहला नरेंद्र मोदी जी का एनडीए के लीडर के रूप में उन्होंने जो सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में। इसका उदाहरण अटल जी साक्षात, आपको याद होगा नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने कहा कि आप अटल जी आप नेतृत्व करिए। अटल जी ने पार्टी से पूछा, उस समय अडवाणी जी अध्यक्ष थे, फिर अडवाणी जी ने सब सुषमा जी से, अरुण जी सबसे बात की, बोली ये तो ऑनर की बात है हमारे लिए, हमें जाना चाहिए। और वो देश के डेलीगेशन का उन्होंने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया और भाषण देने के बाद देश की तारीफ़ की कि हमने पाकिस्तान के लिए हमने ये अच्छा किया और पाकिस्तान ने ये हमारे लिए ख़राब किया, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बाहर निकले तो दुनिया के पत्रकारों ने घेर लिया कि अटल जी आप तो नेता प्रतिपक्ष है, हाउस में सरकार को गाली देते और यहाँ आके आप देश की तारीफ़ कर रहे हैं। तो वही मैं अभी पार्टी का झंडा पार्टी के कार्यालय में रख के आया हूँ, अभी मैं देश का झंडा लेके आया हूँ। तो देश मेरे लिए पहले है। तो मतलब सारे विश्व के सामने उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, दल बाद में। तो ये जो हम कहते हैं कि देश पहले दल बाद में, ये हमारे चरित्र के अंदर है, दूसरे दलों के चरित्र में नहीं। वो उनके लिए कुर्सी पहले। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो, कांग्रेस की जो वो कमी जिसके कारण देश का नुकसान हुआ वो समाप्त होना चाहिए। इन दिनों कहीं हनुमान चालीसा की बात है, कहीं लाउड स्पीकर को लेकर बात है। उत्तर प्रदेश में योगी साहब ने जो फैसला लिया लाउड स्पीकर को लेकर, वो महाराष्ट्र जब पहुंचता है तो बहुत दूसरी तरीके से हो जाता है। आप लाउड स्पीकर
यहाँ इस धर्म स्थल पर अगर अजान के लिए इस्तेमाल होगा तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। खरगोन को आपने देखा, अभी रिसेंटली एक दिन पहले एक और ज़िले राजगढ़ में भी कुछ चीज़ें आई। इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम कोविड की पहली दूसरी लहर के बाद इकॉनमी को ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में हमने लाजवाब काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप उस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं जिसके यहाँ कभी कोई इस तरह की चीज़ें इसके पहले हमने नहीं देखी। देखिए, मुझे लगता है कि कोई सी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप आपके लिए अलग रूल हो, मेरे लिए अलग रूल हो, इससे देश में और समाज के अंदर तनाव पैदा होता है। आपको याद होगा इंदौर का शाहबानो प्रकरण, बिल्कुल पूरी दुनिया में चर्चा बना। कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उस कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में ले जाकर बदल दिया। आप किसी बाकी सबके लिए आप कहोगे कोर्ट हमारे लिए, पर एक वोट बैंक के लिए आप कोर्ट को भी आप नीचे दिखाएं, ये नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं देश पहले, देश का संविधान पहले है, तो जो संविधान ने जो बात कही उसका पालन करो। यदि हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कुल मिलाकर माइक आप बजा सकते हैं पर उसका साउंड इतने डेसिमल का होना चाहिए, यह हाई कोर्ट का निर्देश, सरकार को पालन करना चाहिए। अब इसमें सरकार क्यों पालन नहीं कर रही? क्योंकि जो इससे प्रभावित लोग वो उसका विरोध कर रहे हैं, उनका वोट बैंक है वो। तो फिर हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, ये विषय पैदा होता है। ये विषय पैदा ही नहीं होता, नहीं तो ये विषय क्यों पैदा होता? यदि कोर्ट ने कह दिया कि माइक इस प्रकार लगेंगे और उसका पालन हो रहा होता है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़। देखिए, ये बात सही है कि विषय अगर कोई जन्म लेता है तो उसके पीछे की हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने प्रश्न पूछा हनुमान चालीसा, तो भाई क्यों हनुमान चालीसा क्यों उठा प्रश्न? इसलिए उठा कि कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि माइक लगना चाहिए पर उसका साउंड इतना होना चाहिए, इस सीमा तक जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिससे बीमार लोग प्रभावित नहीं हो, वृद्ध लोग प्रभावित नहीं हो, विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो, इसकी चिंता करना चाहिए, उसका राज्य सरकार को पालन कराना चाहिए। तो जो भी विषय आ रहे हैं वो इसी प्रकार के आ रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, मध्य प्रदेश में जाहिर तौर पर आपका दावा है सरकार बनाने का, फिर क्या ताकत आप देखते हैं? आपने ये भी कहा कि पिछली बार कुछ आत्मविश्वास अधिक था और कुछ फीडबैक जो मिल रहा था, जिस तंत्र से, सिस्टम से आ रहा था, उस पर कुछ विश्वास अधिक था। आप 5वीं बार सरकार बनाने के इरादे से मध्य प्रदेश में उतरेंगे 2023 में, क्या आप अपनी ताकत देखते हैं और किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए? देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है जी। हम लोग अभी बैठे थे तो हमने ये कहा कि हमें अपना आकलन करके मैदान में उतरना चाहिए। से दंगल में जाते हैं, पहलवान है, पहलवान की क्षमता कितनी है, सामने वाला पहलवान कैसा है, तो उसको फिर वो रियाज सिखाएं, वो दाव सिखाएं उसको कि जिससे सामने कुश्ती जीत लें। पॉलिटिक्स यही है, पॉलिटिक्स ये कि सामने वाले की क्षमता क्या है और आपकी क्षमता क्या है। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि शिवराज जी का अनुभवी मुख्यमंत्री रहे और लोक कल्याण की और गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हमने जनता तक पहुंचाई है। फिर जो डबल इंजन हम बोलते हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, आप किसी भी गांव में चले जाओ, गरीब आदमी का पक्का मकान दिखता है जो कभी अपने जीवन में सोच ही नहीं सकता था कि मैं पक्का मकान बना सकूंगा। वहाँ लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, लाभार्थी रामलाल, पत्नी का नाम भी। उसी मकान के अंदर अगर गैस का चूल्हा जल रहा है, किसने दिया? ये बोले उज्ज्वला योजना से। उसी घर के अंदर यदि कोई गरीब बेटी है, कन्यादान किसने दिया? शिवराज जी ने दिया। अब वो ये सब चीज़ जो बेनिफिट, देखिए, एक प्रधानमंत्री होते हुए झाबुआ आए थे। मैं झाबुआ का उस समय युवा मोर्चे का प्रभारी था। उन्होंने भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, आपके पास 15 ही पैसे पहुँचते हैं। आज 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी और 1 रुपया उसके खाते में जमा हो जाता है।
तो सरकार की नीयत, नीति, पारदर्शिता, गवर्नेंस, ये सब चीज़ें हैं जी। जो कल्याणकारी राज्य के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी बात है और उसका हमें बेनिफिट। इसी की वजह से आप मानते हैं कि दावा बड़ा मजबूत है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी इसके दावे के लिए भी और इस चर्चा के लिए भी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।